जब हम जूट कल्टीवेशन की बात करते हैं तो लेबर इंटेंसिव वर्क है, जिसमें वुमन एक्सट्रैक्ट करती है फाइबर को हैंड से के साथ रीड्स ऑफ जूट स्ट्रीम। इसके अलावा जब फाइबर एक्सट्रैक्ट हो जाती है जूट स्ट्रीम से, उनको टाइड किया जाता है बंडल्स में। अ, जो हार्वेस्टेड जूट है वो रेडी हो जाती है फाइबर एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जो कि गरसोई हमारी विलेज है कामरूप डिस्ट्रिक्ट में, असम में, जो कि जो स्टेट, जब हम असम की बात करते हैं, वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का इन इंडिया में। द गोल्डन फाइबर, तो जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप है कॉटन के बाद। जब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट में इन द वर्ल्ड में। और जब स्टेट्स की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल, असम, बिहार जो मेजर स्टेट है, जो मेजर जूट ग्रोथ स्टेट है कंट्री के अंदर, जो प्रोवाइड करता है 14 मिलियन पीपल्स को लाइवलीहुड। इसके अलावा जब हम बात करते हैं मार्जिनाई और जो स्मॉल फार्मर्स है असम में, उनके द्वारा जूट को कल्टीवेट किया जाता है। एग्रो बेसिस एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज है, जो प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इकोनॉमी ऑफ असम के साथ साथ। जब हम प्री बड और बर्ड स्टेज की बात करते हैं बेटर क्वालिटी के लिए, तो जब हम क्वालिटी और क्वांटिटी की बात करते हैं तो उनके अंदर यहाँ देखना पड़ता है कि अगर वो प्री बड स्टेज में जूट को कलेक्ट करते हैं तो उसकी जो क्वालिटी है वो बेटर होती है, लेकिन जो उनकी क्वांटिटी है वो कम हो जाती है। तो कटिंग के टाइम पर, हार्वेस्टिंग के टाइम पर प्रोसेस किया जाता है, जिसे रिट्रीटिंग कहा जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है गवर्न करने के लिए क्वालिटी ऑफ फाइबर। तो उनके लिए बंडल बनाए जाते हैं, उनको वाटर के अंदर रखा जाता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, जो टाइट लेयर्स के अंदर टाइट किया जाता है और फ्लोट कर दिया जाता है वेट डाउन करने के बाद। फिर उनको पर्टिकुलरली टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। लेकिन जब फाइबर बाहर आने लगता है वुडन से, तो रिट्रीटिंग की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट माना जाता है। तो उसके बाद जो जूट की जो क्वालिटी है वो बेटर क्वालिटी आती है। जब जूट की बात करते हैं तो वो बायोडिग्रेडेबल है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, और अल्टरनेटिव हो सकता है प्लास्टिक बैग्स का। जो जूट की यूज किया जा सकता है पेपर के लिए, कंपोजिशन के लिए, टेक्सटाइल के लिए, या फिर प्लास्टिक रिप्लेसमेंट के लिए, जूट बैग का पैकेजिंग के लिए। So we can say कि India is the global and the largest leader of jute, where we are producing 85% of the global jute supply. And in that also specifically, West Bengal state contributes 75% of the total production, followed by other states like Bihar, Odisha, Assam, Tripura, and Meghalaya. So 75% is from West Bengal. India produces 85% of the global jute, and we see approximately 4 million farmers are involved in the jute production and its value addition. So it is one of the largest agro-based industries in India. Then it is also used to produce geotextiles, carpets, curtains, and upholstery. And it is eco-friendly, and we are using it for bags and packaging. Environmental benefits, as you just mentioned, biodegradable, renewable, and has low carbon footprint. And also it helps in soil conservation also. It can be grown without using the synthetic fertilizers or pesticides. Apart from this, it also absorbs large amount of carbon dioxide. So it is important for carbon sequestration and carbon capture. So recently we saw that Jute Packaging Materials Amendment Act, जो था 1987 की act है, it mandates the use of jute bags for packaging the food grains and the sugar. And we also have National Jute Board in India under the Ministry of Textiles. Then we have Jute Technology Mission. So this was launched to modernize the jute sector, improve productivity, promote more research and development in jute products. Challenges which the jute industry faces is competition from other synthetic fibers, which are more cheaper in production, like polypropylene and polyethylene. Then we see more of price fluctuations also because of, again, factors like demand, weather conditions, and other market dynamics, which affects directly the farmer's income. And then there are labor issues when it comes to their safety and the sustainability or the uniformity in their wages. So we see frequent labor unrest and strikes.
So this is also impacting the productivity and the production. And historically also we see that jute was a commercial crop during the British colonial times. So first jute mill in India was established in 1855 in Rishra, which is near Kolkata. So we are exporting majorly to US, UK, and Germany. So majorly when we're talking about what are the recent innovations related to jute, so we are blending jute with cotton to create more versatile fabrics. And also second innovation is composite jute material for the furniture and construction industry and even in automotive industries. Also, Bengal jute has a GI tag which was given in 2005. So it has superior fiber length, it is more stronger, and the color of jute makes it distinct and unique. जूट पटसन भवन जो कलकत्ता में स्टेब्लिश किया गया है रिसेंटली। क्या एस्टेब्लिश किया गया है? जूट पटसन भवन स्पेसिफिकली जूट को प्रमोट करने के लिए। डिजिटल बैंकिंग तो कटिंग एज टेक्नोलॉजी एड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड कस्टमर एक्सपीरियंस। जो इंटीग्रेशन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन, जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं जो था 2017-18 में 2071 करोड़, वो 22-23 में 13,462 करोड़ हो गया, जो कि CAGR 45% है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की, रियल टाइम चेक की, किस तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन की, कस्टमर को डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करवाने की, और जो भी एप्लीकेशन या फिर लोन या ट्रांजैक्शन है वो ऑनलाइन या फिर बैंकिंग ऐप के थ्रू डायरेक्टली की जा सकती है, जिसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाए जाते हैं। लेकिन इनके लिए जब हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की, प्रोटेक्शन ऑफ डाटा, और पर्टिकुलरली जो यूज है वो फ्रॉड से किस तरह से बचने के लिए उनका यूज किया जाए, तो इन एक्सपेक्ट्स के साथ इन चीजों को बेनिफिट करना और डिजिटल बैंकिंग को ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव बनाना, ताकि जो इश्यूज है उनको सोल्व किया जा सके और उनका यूज किया जा सके ज्यादा से। जैसे हम यूपीआई की बात करते हैं तो यूपीआई का टारगेट रखा गया है 395 मिलियन 2013 तक कंप्लीट करना है, जिसके लिए रीजन है जब हम बात करते हैं पीएम जनधन अकाउंट्स की, जिनके द्वारा जो बैंक अकाउंट्स है वो लास्ट 10 ईयर्स में इंक्रीज होते हुए दिखे, जिसकी वजह से जब हम डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं उनका यूज और ज्यादा होता हुआ हमें दिखाई देता है। तो जो इस तरह की स्कीम्स है उनको किस तरह से प्रमोट किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटली बैंक के साथ जोड़ा जा सके, और जो ट्रांजेक्शन है उनको प्रमोट किया जा सके, एक्सेसिबल बनाया जा सके, और इजिली जो लोन है या फिर जो अदर बेनिफिट है वो प्रोवाइड करवाए जा सके। उसके लिए डिजिटल इंडिया मिशन के तहत जो उनको प्रमोट किया जाता है। योर बैंक असिस्टेंट इन नाउ इन ऑन व्हाट्सएप, तो किस तरह से व्हाट्सएप के थ्रू भी डिजिटल सर्विसेज है उन सबको यूज किया जा सकता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं एम बैंकिंग की या फिर बैंकिंग के लिए भी डाटा की भी जरूरत नहीं है, जरूर नहीं है स्मार्टफोन और कीपैड वाले फोन के द्वारा 123 पे के थ्रू भी जो पेमेंट्स है वो की जा सकती है। जो सर्विसेज है ऑनलाइन डिपॉजिट की या फिर अकाउंट्स की, जो लोन से रिलेटेड या गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड, शॉपिंग या कैश कार्ड, किस तरह से वेल्थी मैनेजमेंट को प्रमोट किया जाए, या बिलिंग पेमेंट हो या डिजिटल सिक्योरिटी हो, अकाउंट ओपनिंग हो, सब कुछ फोन के थ्रू ही किया जा सकता है, डिजिटली किया जा सकता है। और उसके अलावा जो भी सर्विसेज है या फिर बैंक अकाउंट है उनको इजीली ऐप डाउनलोड करके या प्लेटफॉर्म के थ्रू बेनिफिट को पहुंचाया जा सकता है, जिसमें आरटीजीएस, डेबिट कार्ड, ई बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, या फिर ऑटो शिफ्ट फैसिलिटीज जो है, या स्टैंडिंग फाइनेंशियल
इंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा जो सब है वो सब प्रोवाइड की जाएंगी। साथ में वी कैन से जैसे ये ईज ऑफ बैंकिंग सर्विसेज इंक्रीज हो रहा है थ्रू डिजिटाइजेशन एप्स एंड अदर सोशल मीडिया थर्ड प्लेयर्स लाइक व्हाट्सएप। तो सिक्योरिटी इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। फाइनेंशियल फ्रॉड्स जो हैं वो और ज्यादा इंक्रीज हो सकते हैं, साइबर फ्रॉड्स और इंक्रीज हो सकते हैं। तो डिजिटल लिटरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अवेयरनेस। डिजिटल कैप्चर वाली जो फ्रॉड्स हैं उनके लिए अवेयरनेस किस तरह से की जाए। जब ब्लॉकचेन की बात करते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करते हैं, उनके लिए सिग्निफिकेंट रोल जो प्ले करते हैं उनको किया जाए। इसके अलावा डिजिटल सिक्योरिटी मिशन जो रिसेंटली मिनिस्ट्री के द्वारा अनाउंस किया गया था, ताकि एक डिजिटल एक्ट प्रोवाइड करवाया जा सके जो ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी को बढ़ा सके। तो उनको उनके अंदर क्या गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाई जाएंगी उनको भी देखा जा सकता। बिजनेस ब्लास्ट इनिशिएटिव तो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है, जो कि क्लास 11 से 12 के लिए स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में 150 स्टार्टअप्स को जो स्टूडेंट क्लास 11th और 12th के होंगे उनको सीड्स मनी प्रोवाइड करवाई जाएंगी, ताकि वो इम्प्लीमेंट कर सके बिजनेस आइडियाज को। इनके द्वारा उनके अंदर जो स्किल डेवलपमेंट है उसको प्रमोट किया जाएगा, किस तरह से टाइम मैनेजमेंट किया जा सके, और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, सेल्स है, मार्केटिंग है, लीडरशिप या टीम वर्क जो स्किल्स हैं उनको प्रमोट किया जा सके। इसके अलावा जो आइडियाज हैं, जो स्किल्स है बिजनेस को वो किस तरह से बेटर बना सकते हैं, या फिर जो चैलेंजेस हैं, जो क्राफ्ट है, उनके जो क्रिएटिविटी है, थॉट प्रोसेस में चेंज ला सकते हैं। सिर्फ जॉब सीकिंग के ऊपर फोकस ना करके किस तरह से जॉब को क्रिएट किया जा सकता है, और जो क्रिएटिविटी उसको बढ़ाया जा सकता है, उनके ऊपर फोकस किया जा सकता है। इसके लिए जो एआई बेस्ड ऐप, जैसे कि स्टूडेंट्स के कुछ आइडियाज है कि जो अटेंडेंस ली जाती है उनको एआई बेस्ड ऐप के थ्रू लिया जाए, जो कि स्टार्टअप का आइडिया था, ताकि रिड्यूस किया जा सके जो अब्सेंट स्टूडेंट है उनको इको फ्रेंडली कल्चर्स इनिशिएट किए जाए, ताकि एडिबल मिलेट्स के लिए। इसके अलावा जो प्लेटफॉर्म स्ट्रीम करते हैं एग्जाम नोटिफिकेशंस को स्टूडेंट्स के लिए, जो टी शर्ट्स है उनको किस तरह से कस्टमाइज किया जाए, या फिर जब हम बात करते हैं पेपर्स की, किस तरह से ग्रास को यूज किया जाए पेपर बनाने के लिए, ताकि जो डिफोरेस्टेशन होता है पेपर इंडस्ट्रीज के द्वारा उसको रोका जा सके। वाटर इंटेंसिव जो सिस्टम है उसको किस तरह से स्मार्ट प्लानिंग वाटर सिस्टम के साथ यूज किया जाए इंडिविजुअल के लिए। पक्का हाउस विद एमिटीज तो एलपीजी कनेक्शन, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, सोलर पावर और वेजेस अंडर मनरेगा। तो किस तरह से जब हम बात करते हैं 2 करोड़ न्यू हाउस जो है इक्विप किए जाएंगे, अ, जिसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 32 आवास अ, को 32 करोड़ डायरेक्ट बेनिफिट किए जाएंगे बैंक अकाउंट ऑफ बेनिफिशरीज को डिजिटल ट्रांसफर ट्रांसफर के माध्यम से इनोग्रेट किए जाएंगे 46,000 कंप्लीट हाउसेज को। जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की तो बात यहाँ करें। देखिए इसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं, तो सारे बेनिफिट्स या सर्विसेज के एग्जांपल सब दे रखे हैं थ्रू डिफरेंट स्कीम्स। सो आउटकम होगा कि इट वुड हेल्प इन रिड्यूसिंग द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, इट वुड हेल्प इन प्रमोटिंग मोर फाइनेंशियल इंक्लूजन, मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, help in addressing even the nutritional security challenge and at the same time food security. And particularly we are also simultaneously focusing upon the Panchamrit targets also when it comes to even reducing or achieving the target of carbon neutrality by 2070, or it is 500 gigawatts generation of power through renewable energy. So it would be again a collective and comprehensive approach which will be giving us desirable results. मान जी ये आपको मैं कर लो। सो मणिपुर डार्क साइड ऑफ द मून हम इसको उससे कनेक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट अगेन द सिचुएशन
created in Manipur recently, we have again seen that violence is erupted. So we can talk or we can assess this from the perspective of even internal security challenge. So here we can raise certain questions like what has been the effectiveness of the Assam Accords that has been signed? क्या तो similar ऐसा जो accord मणिपुर में भी हुआ है वो कितना stable या कितना वो desirable results हमारे लिए लेके आ पाया है, क्या उसने हमें कितना help किया है in terms of restoring peace? Then Manipur के context में we have seen also recently that the Home Ministry has decided to withdraw the free movement regime with Myanmar to again prevent the movement, cross-border movement of infiltrators from across the border of the Myanmar country. Apart from this, we have decided to fence the borders. So this is also another critical step, using even drone technology to increase the surveillance in the border regions. And also from the perspective of internal security, we are seeing that the internal differences between again the tribals, the ST community and the majority community, it is leading to further clashes in the state. It can be also again on the basis of where we saw uh, this violence actually starting from was from the reservation being given to the majority community. So this irked the tribal community, which is the Kuki-Zomi community. So what can be the future steps in order to reduce the violence and completely do away with that? We can also talk about the efficacy of the AFSPA Act also. Even in that also the ST community is saying that it is being implemented in the hilly regions where the tribal community reside, and why not in the regions where the majority people are living. So these are certain things. And under all of this, we have seen the violation of human rights. We are seeing violence particularly against women, and then sexual assaults incidents. So other, again, if we take the example of other states also, we have seen Gujarat riots, we've seen anti-CA protests, Citizenship Amendment Act protests, then farmers protests were there. So it is being related to all of that. But the situation in Manipur is different from these, so we cannot compare it. So we can say a proper dialogue between the tribal community, majority community, and the government. It should happen to restore peace as soon as possible. 1931 कास्ट सेंसस फ्रॉम ब्रिटिश टू मंडल कमीशन। 1931 में कास्ट सेंसस कराई गई थी, जो कि 1901 सेंसस के बाद फर्स्ट टाइम करवाई गई थी, जिसमें जिसके डाटा के अकॉर्डिंग ओबीसी जो है 52% है टोटल 271 मिलियन पॉपुलेशन का, जो कि जिसकी वजह से मंडल कमीशन के द्वारा रिकमेंड किया गया था 1980s में कि ग्रांट किया जाए 27% रिजर्वेशन ओबीसी को एजुकेशन में और गवर्नमेंट जॉब्स में। तो जब हम 1921 की बात करते हैं तो J.H. हटन के द्वारा लिखा गया था कि जो कास्ट की बात करते हैं, जब कास्ट इज स्टिल ऑफ वाइटल कंसिडरेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। उस टाइम पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो सोल्ट मार्च थी महात्मा गांधी जी के द्वारा, वो चल रही थी। उसके अलावा जो कांग्रेस है ओवेस कर रही थी, कास्ट सेंसस का बाइकआउट कर रही थी। जब 1901 की सेंसस की बात करते हैं, जो H.H. रेस्ले के द्वारा डिसाइड की गई थी की जाएंगी, लेकिन वो वर्ना हेरारकी के बेसिस पे था, जिसको लेकर न्यूमेरी नंबर्स ऑफ मूवमेंट्स जो है उस टाइम पे स्टार्ट हो गए थे कास्ट और ग्रुप्स के बीच में, जिनका था कि अब कास्ट के बेसिस पे जो पॉपुलेशन है उसको कट किया जाएगा, और जो बेनिफिट है या फिर जो रिलेटिव स्टेटस है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। इस रिगार्डिंग की जब हम बात करते हैं, B.H. भगत जो कि प्रोफेसर थे उस टाइम पर इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलर साइंस मुंबई में, उनके द्वारा कहा गया था कि सेंसिस द unprivileged found an opportunity to express their aspiration and it if possible to acquire new ideology through इन्यूमरेशन। तो जब हम इश्यूज की बात करते हैं, जो इश्यूज 1931 में हुए थे वो इश्यूज इस टाइम पे भी हो सकते हैं।
उनमें था, फर्स्ट इशू था कि जब कास्ट सेंसस कराने के लिए कास्टिज को डिवाइड किया गया था, तो देखा गया था कि किस तरह से जो उनके वर्ण सिस्टम के ऊपर ना होकर उनके प्रोफेशन के ऊपर था। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा जो प्रोफेशन फॉलो किए जाते हैं उनमें भी डिफरेंस था। नॉर्थ इंडिया में जो फार्मर्स को डिग्निटीफुल देखा जाता था, वहीं जब हम साउथ इंडिया की बात करते हैं वहां पर मिला था कि उन जॉब को जो आउटर सोसाइटी के पर्सन है उनके द्वारा फॉलो किया जाता था। उनके अलावा कि किस तरह से जो कौन डिफाइन करेगा कौन सी कास्ट है। सेकंड प्रॉब्लम थी कि जो कास्ट है उनमें इतनी ज्यादा फ्लूइडिटी थी, तो ये नहीं डिफाइन किया जा सकता था। थर्ड प्रॉब्लम थी कि जो स्टैंडर्डाइजेशन है नेम का कास्ट के ऊपर, जो डिफरेंट नेम देखने के लिए मिलते हैं डिफरेंट रिलीजन के ऊपर, तो उनको किस तरह से डिफाइन किया जाएगा। तो सेम कंडीशन जब प्रेजेंट टाइम में बात करते हैं तो वो एग्जिस्ट करते हैं, जो कि हिस्टोरियन अयान गुहा जी के द्वारा भी लिखी गई थी, जब हिस्टोरी ऑफ कास्ट के रिगार्डिंग। तो उन इनके लिए क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, इससे कास्ट सेंसिस को लेकर मुद्दे हैं, लेकिन उन चीजों के ऊपर जो जो क्वेश्चंस उठते हैं उनके ऊपर डिस्कशन नहीं है। तो जब हम ट्राइबल्स की बात करते हैं तो ट्राइबल्स को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाएगा। वहीं जब हम मणिपुर की बात करते हैं जहाँ पर मिथई कम्युनिटी को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ट्राइबल्स का आइडेंटिटी देने के लिए बोला गया था, लेकिन उनके रिगार्डिंग भी वहाँ इशू क्रिएट हुआ। जब हम यादव की बात करते हैं वो पूरी एक कास्ट में आती है, भाई बहुत सारी ऐसी कास्ट है वो एक कास्ट यूनिफाइड नहीं हो पाई, वो अलग अलग कास्ट में डिवाइड हो गई। तो उनको किस तरह से काउंट किया जाएगा, या फिर इन चीजों के ऊपर जो मैथोलॉजी है जो गाइडलाइंस होनी चाहिए उनको किस तरह से डिस्क्राइब किया जाएगा। अ, इनका होना भी जरूरी है, तभी जो एक कास्ट सेंसिस है वो की जा सकती है और वो सक्सेसफुल होगी। मानसी, आपको और कुछ ऐड? प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में वी टॉक अबाउट द कास्ट सेंसस बीइंग इट इज बीइंग डिस्कस्ड एज ऑफ नाउ, नॉट इम्प्लीमेंटेड, कि बिहार में कास्ट सेंसस कराया जाएगा। तो उसके हम पॉसिबल जो उसका यूसेज आगे उसका इफेक्टिवनेस कितना रहेगा, उसके पीछे इंटेंशन क्या है, दैट मेक्स अ डिफरेंस। सो वी से कि कास्ट सेंसस अगर कराया जाएगा, सो दिस वुड बी फर्स्टली गिविंग अस बेटर information, better ground level data about the demographics of the population, that would better help in even effective implementation of the affirmative action. It can help accordingly in formulation of the policies in future, all of the data which is there, and assessing even the effectiveness of the policies also, how it has been benefited different sections of society, what has been the impacts. So this can also promote good governance. के अलावा एक इशू ये भी हो सकता है, जब हम स्टेट लिस्ट देखते हैं जिसमें SC ST या OBC के अंदर जिन कास्टेज को ऐड किया गया है, उसके अलावा जब हम सेंटर की लिस्ट देखते हैं तो उसके अंदर डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, जो कास्ट पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर नहीं है वो किसी और स्टेट में है। तो उस चीज को किस तरह से सोल्व किया जाएगा? तो स्टेट लेवल पे सेंसस होगा ना, कास्ट सेंसस, यूनियन लेवल पे नहीं है। तो ठीक है। हर स्टेट में अलग होगा तो वो डेटा हमें पता लग पाएगा। काम एस मोंग, तो सिग्निफिकेंट साइंटिफिक नाम की बात करते हैं तो उनका जो आउल का नाम है टाइटो अल्वा के नाम से जाने जाता है। ये बार्न आउल है, बार्न बार्न आउल इसको हम बोलते हैं, ट्योटा एल्बा। हाँ, साइंटिफिक नाम, हाँ, टोयोटा अल्वा। हम्म। 1 फीट टॉल होता है, क्रीमी हेयर होते हैं, गोल्डन स्पार्कल मशरूम कलर होता है, हार्ट से पेश होता है। अनपॉलिशिंग हिस्ट्री, न्यू टेक्सटाइल सेक्शन विद न्यू दिल्ली क्राफ्ट म्यूजियम। तो जब क्राफ्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर दिखाया गया कि 200 ईयर एगो, जो कि कथा मुर्नल फॉर्म में थी, डिस्प्ले किया गया है टेक्सटाइल गैलरी टू नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम में न्यू दिल्ली के अंदर। तो जब क्राफ्ट की बात करते हैं तो किस तरह से उनको प्रमोट किया जाए, जब एंशियंट इंडिया से के टाइम से ही हमें देखने के लिए मिलता है कि किस तरह से सर क्या
जो वेवरिंग है या फिर जो एक पर्टिकुलर ब्रोकेड या फिर ब्लॉक प्रिंटिंग, या जब हम बात करते हैं रेसिस्ट डाइड क्लॉथ के ऊपर जो काम किया जाता है, उसके अलावा जो भी पल्स का यूज किया जाता है अलग अलग तरह से उनको स्टेब्लिश करने के लिए, तो किस तरह से जो डायनेमिक फैब्रिक यूज किया जाता है, कलर्स यूज किए जाते हैं, जब हम अलग अलग स्टेट्स में देखते हैं, चाहे वो कांचीवरम हो या फिर बनारसी साड़ी हो या अदर, जब हम गोवा की बात करते हैं तो वहाँ पर जो ट्राइबल के द्वारा अ, जो ड्रेस बनाई जाती है, तो किस तरह से जो कल्चर की बात करते हैं, कल्चर्स को, और जो उनके द्वारा फैशन या फिर जो रिचुअल्स जनरेशन्स के थ्रू अलग अलग तरह की जो हेरिटेज शिफ्ट की जाती है, ट्रांसफर की जाती है, तो उनको किस तरह से प्रमोट किया जाए, या फिर उसको आगे वाली जनरेशन में किस तरह से ट्रांसफर किया जाए, ताकि उन सारे जो वैल्यूज को या फिर जो कल्चर्स को हम सिक्योर करके रख सकें। तो उसके लिए इस तरह के जो फेस्ट या फिर म्यूजियम क्राफ्ट है, उनको और ज्यादा प्रमोट किया जा सकता है स्टेट के द्वारा। जब हम आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं, फिर जो क्राफ्ट की बात करते हैं, उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ जोड़ा जा सकता है, ताकि उन चीजों को और ज्यादा प्रमोट किया जाए। जब हम बात करते हैं कि किस तरह से आंध्र प्रदेश शहर का एक टेम्पल है जो कि श्री कलाहती कलाओं के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें अलग अलग डिफरेंट कलर के यूज किए जाते हैं, हैंड ड्राउन वेजिटेबल कलर्स जो यूज किए जाते हैं, डाइज का यूज किया जाता है क्राफ्ट को बनाने के लिए। तुम बोल सकते हैं किस तरीके से वी आर प्रिजर्विंग आवर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस आल्सो, वी आर मेकिंग फैशन आल्सो सस्टेनेबल। इट इज मेंशन कि like we are using natural dyes from indigo and yellow to industrial dyes also, but we are talking about sustainability, so role of even fashion design council of India is important. And as here it is mentioned, kalamkari paintings, kalamkari brocade is being used. So this is a mixture of again art and architecture with in our daily lives through fashion, through textile. So Kalamkari is from Andhra Pradesh. टू स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इम्पैक्ट द हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाने की जो कंडीशंस है, जो गाइडलाइंस है, ठीक है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, वी कैन से कि यहाँ पे ये जो चीज डिपिक्ट कर रहा है मॉरल हजार्ड है एक, जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में देखने को मिलता है कि जो एक्चुअली जिस पर्सन ने अपनी इंश्योरेंस कराई होती है, ही इज बेटर अवेयर अबाउट कि क्या उनको डिजीज है, या जो पहले डिजीज थे उसके बाद ही इज गोइंग फॉर इट, अपार्ट फ्रॉम कि इंश्योरर्स जो इंश्योरेंस कंपनीज है दे आर नॉट एबल टू गेट दिस ट्रू इन्फॉर्मेशन। सो इसको एक मॉरल हजार्ड का एग्जांपल हम ले सकते हैं। पिंक बॉलवर्म अटैक हरियाणा कॉटन फार्मर्स। ऑप्शन फॉर पैडी। तो रिसेंटली देखा गया था कि बीडब्ल्यू जो इन्फेक्ट कर रही है बीटी कॉटन को, जिसका यूज किया जाता है, इसके वजह से जो लार्वा है वो बॉल्स के अंदर क्रिएट करता है, जो कि फ्लावर होते हैं कॉटन का, और उनको डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से जो वेट और क्वालिटी है उसके ऊपर इफेक्ट होता है हार्वेस्टिंग के टाइम, जो फाइबर और सीड्स है उनकी वजह से। जब हम प्राइस की बात करते हैं, तो जो रो प्राइस है उसमें भी डाउन डिक्रीज देखने के लिए मिला है, जो कि 6,700 पर क्वांटल देखने के लिए मिला है, जो कि जब हम एवरेज 2 ईयर बिफोर की बात करते हैं, जो कि 11,000 के अप्रोक्स था, जिसकी वजह से जो शिफ्ट है कि कॉटन से पैडी की कल्टीवेशन की तरफ देखा जाता है कि पैडी के ऊपर एमएसपी प्रोवाइड करवाया जाता है कि मिनिमम जो है रेट प्राइस वो मिलेगा। तो उसकी वजह से अगर हम वाटर इंटेंसिव क्रॉप की वजह से जो पैडी है उसको इरिगेशन के रिलेटेड इश्यूज क्रिएट होते हैं, कि अगर अदर क्रॉप्स की बात करते हैं, तो अगर मानसून के द्वारा रेन अच्छी हुई है तो उसके बाद
इरिगेशन की जरूरत नहीं होती। बट जब हम पैडी की बात करते हैं तो 20 से 30 नंबर्स ऑफ इरिगेशन कम से कम चाहिए होती है। तो शिफ्ट का जो एक रीजन है, किस तरह से जो बीटी कॉटन जिसको प्रमोट किया गया था जीएम क्रॉप्स के थ्रू, जो कि रिजिलियंट था, तो उसको किस तरह से साइंटिफिकली चेंज किया जा सके, या फिर क्या उनके अंदर जीन्स एडिंग की जाए ताकि जो पीबीडब्ल्यू है वो इसके इन्फेक्शन से सिक्योर किया जा सके। ओके दिव्या, क्या कॉटन आता है एमएसपी के अंडर? इज इट कवर्ड अंडर एमएसपी? गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है? नो, नहीं करती। करती है। कॉटन इज अंडर एमएसपी and it is procured by the Cotton Corporation of India. So this is a government agency and it is procuring at MSP. Apart from this, uh, it is one of again the examples of cash crops, जैसे अभी हमने cover किया था जूट के बारे में. So commercial crops में we are seeing largest producer India में जूट है, उसके बाद we have cotton. So cotton is also highestly cultivated in Maharashtra, Gujarat, Telangana and Punjab. फर्स्ट कॉटन है, फिर जूट है, सेकंड लार्जेस्ट क्रेस क्रॉप। अच्छा, पहले कॉटन है फिर जूट है? आई हाँ। थिंक जूट है पहले. ठीक है. So even in BT cotton, if we are seeing any gene mutations, which is we are seeing that pink bollworms are able to impact the crop, so it will directly impact the productivity. And then BT hybrids like ball guard too. This is also one of the BT cotton which is there. So what are the solutions? We can go for integrated pest management systems. This is a holistic approach which combines multiple pest control methods to minimize the reliance on even chemical pesticides. So we can go for crop rotation in this. We can go for early sowing of the cotton. Then trap crops are there. So these are the crops which are grown, which are cultivated around the cotton fields, and they can attract the pink bollworms. So इसलिए इनको बोलते हैं trap crops. So they will reduce the number of pink bollworms. Biological control कर सकते हैं. This is like releasing the natural enemies of the pink bollworms. For example, we have green lacewings is one of the insects. Then there is pheromone traps. Pheromone traps, they're used to monitor and control the pink bollworms by disrupting their mating cycle. So this is there. And in terms of cultural practices that we have, so removal of residues is one thing. After the cotton is harvested, we remove and destroy the crop residues and stalks, so that where pink bollworm larvae, they are also removed with this. Field sanitation is another exercise, and deep plowing is another part. Then chemical control using pesticides, then adoption of resistant varieties, awareness and education amongst the farmers, so scientific agricultural practices can be there. And there are different compensation schemes which are being run by these states like Telangana and Gujarat and Maharashtra. So whether this is covered under, again, the crop insurance scheme also or not, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, so that is also to be seen. So even BT cotton seed quality regulation is needed, so that again substandard seeds are not available in the market. So pink bollworm jo tha, this was for the first time it was identified in India in 2017-18. एनर्जी ट्रांजिशन demand had certain growth, need to have better planning. हिताची एनर्जी लिमिटेड की बात करते हैं, जिनका मार्केट कैपेक्स 54,000 करोड़ का है, जो कि मेजर प्लेयर है एनर्जी सेक्टर में। उनके द्वारा किस तरह से जो क्रिटिकल इक्विपमेंट सर्विसेज है वो प्रोवाइड की जाती है, और ग्रीन ट्रांजिशन के रिलेटेड क्या क्या स्टेप लिए गए या फिर उन्होंने किस तरह से इम्प्लीमेंट किया। तो जब हम बात करते हैं CRGO, कोल्ड रोल ग्रेन